गाजियाबाद की लोनी में ओयो होटल का संचालन लगातार बढ़ता जा रहा है। ओयो से जुड़ी शिकायतें लोनी प्रशासन को लगातार मिल रही थी, जिसके बाद लोनी एसडीएम शुभांगी शुक्ला के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। लोनी के प्रेम नगर, इंदिरापुरी, जवाहर नगर, बलराम नगर में एसडीएम ने भारी पुलिस बल के साथ ओयो होटल में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान होटल में कई जोड़े मिले हैं। होटल में पकड़े गए जोड़ों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, जिसके बाद एसडीएम लोनी शुभांगी शुक्ला ने कई ओयो होटल को सील कर दिया है। ओयो होटल को सील करने के बाद होटल मालिकों के विरुद्ध मुकदमा भी पंजीकृत कराया जाएगा। मैडम, आज आपके द्वारा लोनी में कार्रवाई की गई है ओयो रूम्स होटल जो होते हैं उनके ऊपर। किस तरीके की आपने कार्रवाई की और कितने होटल पर आपने कार्रवाई की है? ये लगभग 9-10 होटल हम लोगों को ऐसे मिले जहाँ पे सराय एक्ट में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन मांगा, तो वो पेपर वर्क अपना नहीं दिखा पाए। फायर डिपार्टमेंट से किसी कमर्शियल कनेक्शन है कि नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसमें इन लोगों को ज़रूरत होती है, लेकिन कोई भी इनके मानक पूरे नहीं थे। इस आधार पर ये कार्रवाई की गई और हम लोगों को सीज किया। मैडम, ये शिकायत पे कार्रवाई की गई है या प्रशासन की अपनी कार्रवाई थी? ये स्वतः संज्ञान भी लिया गया था और कुछ हम लोगों को जानकारियाँ ऐसी काफ़ी दिनों से मिल भी रही थी, उस आधार पर ये कार्रवाई की। अलीगढ़ के थाना जवा इलाके के सीडीएफ अनूप शहर रोड स्थित चर्च के अंदर पीतल के क्रिश्चियन व अन्य सामान चोरी होने का मामला सामने आया है। कई जगह तोड़फोड़ भी की गई है। वहीं शहर का माहौल बिगाड़ने के उद्देश्य से अराजक तत्वों द्वारा धमकी भरे स्लोगन दीवार पर लिखे गए हैं। इस संबंध में क्रिश्चियन धर्म गुरुओं ने एसएससी दफ्तर आकर शिकायत दर्ज कराई कि इलाके में चर्च में चोरी और तोड़फोड़ होने के अलावा अराजक तत्वों ने दीवार पर धमकी भरे अंदाज में लिखा है कि हक दोगे तो रामायण होगी, छोड़ोगे तो महाभारत होगी। इस तरह कुछ अराजक तत्व शहर का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। इस संबंध में संबंधित थाना पुलिस को शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। शिकायत के बाद उच्च अधिकारियों ने संबंधित थाना पुलिस को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। किस समस्या को लेकर है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फादर जोनाथन लाल है। मैं सिटी क्राइम मेथोडिस्ट चर्च सीसापाड़ा अलीगढ़ का प्रेस इंचार्ज हूँ। हमारा एक चर्च है जो कि डेयरी फार्म जो पहले कट्टी घर हुआ करता था वहाँ बना हुआ है, जिसको डेयरी फार्म मेथोडिस्ट चर्च कहा जाता है। उसमें विगत दिनों शनिचर के रोज़ जो है, शनिचर को हुई, शुक्र को हुई, हमें नहीं मालूम, लेकिन ये है कि हम जब रविवार को अपनी रविवार की आराधना करने के लिए मैं पहुँचे तो हमें चर्च में तोड़फोड़ नज़र आई, टूटा हुआ नज़र आया। पीछे का दरवाज़ा, दीवार और अंदर की जो थोड़ा बहुत सामान पीतल का और क्रॉस वगैरह वहाँ पे चोरी हमें नज़र आई कि वहाँ से चोरी हो चुका है। और बाहर जब हमने देखा तो बाहर का मेन दरवाज़ा भी टूटा हुआ था और वहाँ पे स्लोगन लिखा हुआ है, और स्लोगन ये लिखा हुआ है कि हक दोगे तो रामायण होगी और छेड़ोगे तो महाभारत होगी। तो ये थोड़ी सी हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने वाली बातें हैं कि हम लोग योगी जी, मोदी जी
पर बहुत ज़्यादा जो है ट्रस्ट करते हैं, हमारी गवर्नमेंट है। और अगर इस गवर्नमेंट में हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम भारत देश के वासी हैं, हमारे पास भी आधार कार्ड है, हमारे पास भी वोटर ID कार्ड है, तो हमको रिफ्यूजी नहीं है, हम लोग भारत देश के वासी हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, हमारा आज हम SSP साहब के पास आए हैं कि जिन लोगों ने ये शरारती, क्योंकि ये कुछ शरारती तत्व होते हैं और जिनकी वजह से सब लोग बदनाम होते हैं, तो कोई भी अगर ऐसे शरारती तत्व में किसी ने ऐसी हरकत करी है तो मेहरबानी के साथ उसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और उनको जेल भेजा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग जो है रोड पे धरना प्रदर्शन वगैरह हम लोग करेंगे, क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो पीसफुल होती है, शांति की होती है। तो हम लोग कोई ऐसा हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे, रोड पे आएंगे लेकिन शांति के साथ बैठेंगे। तो इसलिए इस कोविड के महामारी के चलते हुए देखते हुए हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ हम करें, लेकिन फिर भी जो है अगर हमको इंसाफ नहीं मिला तो हमें ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ेगा। कब की घटना है और कहाँ की ये है घटना है, कौन सा समय लगता है? ये गांव जो है अपना CDF है, CDF जो है CDF अनूपसर रोड पे जो चर्च है वहाँ की घटना है। उस चर्च का नाम है CDF मेथोडिस्ट चर्च। उसके जो इंचार्ज हैं वो फादर सैमुअल बिलाल हैं, क्योंकि उनकी तबीयत नासाज है, इस वजह से वो नहीं आ पाए हैं, तो उसके इंचार्ज वो हैं। तो ये घटना लगभग मैं सोचता हूँ कि पिछले हफ्ते में शनिचर या शुक्र की घटना रही होगी, क्योंकि हम तो रविवार को गए तो हमने ऐसा चर्च को इस दशा में पाया। थाने में शिकायत की गई? थाने में जवा थाना लगता है, वहाँ पे जवा थाना में जो है शिकायत की गई है, लेकिन फिर भी अभी तक पता नहीं किस दबाव में वहाँ के SHO ने मुकदमा दर्ज नहीं कराया है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि वहाँ पर मुकदमा दर्ज हो और जो गुनहगार हैं उन्हें जो है पकड़ के जेल भेजा जाए। क्या लगता है आपको, कौन लोगों में से अराजक तत्व से घटना कर रहे हैं? देखिए, अराजक तत्व जो है, शरारती तत्व तो कोई भी हो सकता है, उसका कोई मज़हब नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता, वो कोई भी हो सकता है ना। और मैं ऐसे लोगों को तो इंसान ही नहीं कहता, क्योंकि ये तो इंसान के नाम पे कलंक है, तो ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूपी के जनपद संभल में आज से 1400 साल पूर्व मनोकामना मंदिर के कुंड में पृथ्वीराज सिंह चौहान ने शुल्क लगाया था। जो भी उस कुंड में नहाएगा उसको कर अदा करना पड़ेगा। तभी लाखन मलखान उदल, जो कि कन्नौज के निवासी थे, उन्हें हिनलाल देवी माँ काली के दर्शन हुए। देवी माँ काली ने कहा कि यहाँ पर मेरे कर मुक्त कराओ। इस सपने के बाद सुबह होते ही लाखन मलखान कन्नौज से अपनी पूरी सेना के साथ जनपद संभल पहुंचे और मंदिर में शुल्क को लेकर पृथ्वीराज सिंह चौहान से युद्ध हुआ, जिसमें लाखन पदम के कच्चे थे। यही जानकारी के बाद पृथ्वीराज सिंह चौहान ने उनके बाढ़ मार दिया, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई और पूरी कन्नौज बिरादरी में शोक की लहर दौड़ गई। आज के दिन ही, तीज वाले दिन ही, चंदन के बाग जनपद संभल में युद्ध के दौरान लाखन मलखान उदल जी की पृथ्वीराज सिंह चौहान के हाथों मृत्यु हुई थी, जिस कारण आज से 1400 सालों से सदर कोतवाली इलाके के संभल के हल्लू सराय में तीज का त्यौहार नहीं मनाया जाता, बल्कि लाखन मलखान उदल का शोक मनाया जाता है। हमने वहां के स्थानीय लोगों से बात की तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि युद्ध के कारण हमारे महाराज की आज के दिन मृत्यु हो गई थी, इसी वजह से हम लोग तीज का त्यौहार नहीं मनाते। कन्नौज के राजा की मृत्यु होने की वजह से यहाँ के लोग तीज के त्यौहार को मातम के रूप में मनाते हैं। यहाँ की ये भी आस्था है कि यदि यहाँ कोई तीज के त्यौहार को मनाता है तो उसके घर में दुर्घटना हो जाती है। पिछले साल एक घर की लड़की ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई थी, तो मोहल्ले वासियों का कहना है कि उसके भाई की उसी दिन मृत्यु हो गई थी। और दूसरे घर एक लड़की ने मेहंदी अपने हाथों पर रखी तो अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई, जिस कारण इलाज के दौरान उसको बचा लिया गया। इस दिन घरों में ना तो कोई पूरी पकवान बनाता है और ना कोई खुशी मनाता है। इस दिन पूरे मोहल्ले में शोक मनाया जाता है। युद्ध के दौरान कन्नौज बिरादरी के राजा तीज के दिन मारे गए थे, जिसकी वजह से लगभग 1400 सालों से ये पूरा मोहल्ला तीज को शोक के रूप में मनाता है और इस दिन पूरे मोहल्ले में मातम सा पसर जाता है। गलियां सुनसान हो जाती हैं, लोग अपने राजा को इस दिन याद करते हैं। जी, जो हरियाली तीज है, आज हरियाली तीज मनाई जाती है, लेकिन हल्दूसराय का क्षेत्र ऐसा है संभल में जहाँ हरियाली तीज नहीं मनाई जाती। क्या इसकी वजह है? हमारे पूर्वजों ने जो परंपरा थी वही है कि हमारे यहाँ पहले से ही पूर्वजों के ज़माने से ही नहीं मनाई जाती है। ना ही सुहाग ने कोई श्रृंगार करती है, ना ही और पकवान बनते हैं। जो पूर्वजों से चलती आ रही बस यही परंपरा है। तो कभी झूला झूलने को या कुछ पकवान बनाने को बोलते होंगे, तो फिर कैसे करते हैं? तो हमारे यहाँ को मनाई नहीं जाती है, तो इसलिए बच्चों से मना कर देती है।
और कुछ बनाते ही नहीं है। अच्छा, ये भी जानकारी मिली है कि कोई झूला भी नहीं झूलता उस दिन। हाँ, हमारा नहीं मिलता। तीज का त्यौहार क्यों नहीं मनाया जाता? यह संबल के जो क्षेत्र के राजा थे तो उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए कहा जाता है कि हमारे बुजुर्ग ने इसलिए तीज का त्यौहार उनकी मृत्यु हो गई थी इसलिए हम नहीं मनाया। अच्छा, क्या नाम है आपका? अच्छा, पूरे देश में तीज का त्यौहार मनाया जा रहा है। आप युवा हैं आज की पीढ़ी के, आज के दौर में आपको क्या लगता है कि इस तरह की मान्यताओं पे यकीन किया जाता है? क्यों नहीं मनाया जाता हिंदुस्तान में त्यौहार? आज से 40 साल पहले कलिया चौहान और लाखन के बीच में हुआ था। हमारे पूर्वज ये बताते हैं कि उसमें लाखन की आज के तीनों के मृत्यु हुई थी, जिस वजह से हम त्यौहार नहीं मनाते। अगर कोई मनाता भी है तीज का त्यौहार तो किस तरह की अनहोनी हो जाती है जिस तरह से लोग बता रहे हैं? तो मैं नहीं मानता, लेकिन हमारे पूर्वज ये कहते हैं कि समय जिस दिन जब कोई यहाँ पर चूल्हा जो बच्चे मिलते हैं तो उनकी माताएं ढूंढती हैं कि वो लग जाएगी, और जैसे खाना वगैरह नहीं बनाते हैं यहाँ पर लोग भी बनाते जाते हैं। कोई बड़ी घटना भी हो जाती है मृत्यु तक हो जाती है। तो क्या किया जाता है आज के दिन, फिर तीज के दिन? आज के दिन यहाँ पर शौक मनाया जाता है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? संगीता ठाकुर। अच्छा, पूरे देश में तीज का त्यौहार मनाया जा रहा है, हल्लूसराय में ही ऐसी क्या वजह है जो सालों से तीज का त्यौहार नहीं मनाया जाता? हमारे जो पूर्वज थे लाखन पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते समय शहीद हो गए, जिस दिन तीज का त्यौहार था, इस कारण से हमारे यहाँ हमारे समाज में ये तीज का त्यौहार नहीं मनाया जाता। अगर कोई मनाता है तो लोगों में किस तरह की मान्यता है? हमारे पूर्वज लोग बताते हैं कि उस दिन अगर कोई हाथों में मेहंदी या चूल्हा कोई छोड़ देता है तो ये अनहोनी हो जाती है। इस कारण से हम तीज के दिन चूल्हा झूलना या मेहंदी लगाना हम नहीं करते। तीज के दिन क्या होता है फिर यहाँ? तीज के दिन शोक मनाया जाता है। अलीगढ़ के थाना पिसावा इलाके के गांव बदियार निवासी वेदवेर सिंह ने बुधवार को एसएसपी दफ्तर आकर शिकायत दर्ज कराई है कि उसके गांव के ही नामजद 2 युवक नरेंद्र और शिव सिंह द्वारा प्रधानी रंजिश के चलते 7 जुलाई की शाम को कोल्ड ड्रिंक में कोई विषाक्त पदार्थ मिलाकर सुला दिया, जिसके बाद उसकी आंखों की रोशनी चली गई। इसकी शिकायत 13 जुलाई को संबंधित थाना पुलिस से करते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया। हालांकि लंबे इलाज के बाद आंखों में फायदा है, लेकिन करीब 1 माह बीत जाने के बावजूद भी आरोपी के विरुद्ध पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित का आरोप है कि गांव के दबंग दोनों लोग लगातार मुकदमा वापस करने का दबाव बना रहे हैं, अन्यथा की स्थिति में जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है। इस मामले में शिकायत पत्र मिलने के बाद उच्च अधिकारी द्वारा संबंधित थाना पुलिस के लिए पीड़ित को आश्वासन देते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जब हमें दे टैक्सी उन्होंने टैक्सी वहाँ मिलाए मैंने कहा हमको जो वो तो खाली खाली है जम का चीना हमको जो बात की मेरी बात है वो और ऐसा फिर वो है वो। क्या नाम है आपका, किस लिए आप आए हैं? मेरा नाम वेदवीर है और मुझे कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती शराब और पेप्सी और उसमें कोई केमिकल मिला के पिलाया, जिसके 5 मिनट बाद मुझे दिखना बंद हो गया और मैं बेहोश हो गया। बच्चों ने मेरा इलाज करवाया। इसकी तहरीर हमने थाना पिसावा में दी। थाना पिसावा में देने के बाद 1-2 दिन पुलिस गई, उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया और वो लोग हमें धमकाते हैं कि या तो फैसला कर लो नहीं हम तुम्हें जान से मार देंगे। कौन लोग हैं वो जो था? वो लोग हैं नरेंद्र सन ऑफ धर्मपाल, बनी सिंह और शिव सिंह सन ऑफ बनी सिंह, बाजार के रहने वाले दबंग लोग हैं और अवैध कारोबार भी कर लेते हैं। क्यों पिलाई थी आपको पेप्सी? प्रधानी के इलेक्शन पर हमारा लड़का इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा था, वो हमने किसी तरह बैठा दिया, उसकी दुश्मनी थी। तो आपको पेप्सी क्यों पिलाई, कहाँ पिलाई गई? पेप्सी तो मैं अपने घर को लेके जा रहा था, वही ले ली मुझसे। हाँ, क्या हम भी पियेंगे और तुम भी 1 गिलास ले लो इसमें से। रात के करीब 7:30 8 साढ़े 8 बजे को मामला। वेदवीर सिंह गांव की है, भदियार थाना पिसावा में पड़ता है। तो आप कहाँ पर आए? अब मैं एसपी साहब के ऑफिस में आया हूँ, शायद मुझे न्याय मिल जाए। वहाँ थाने में नहीं हुई? वहाँ नहीं होते, वहाँ दबंग लोग उनके साथ हैं और वो शायद हो सकता है पैसा ले लिया हो।
बुलंदशहर में प्रधान संगठन के बैनर तले सैकड़ों प्रधानों ने किया खुर्जर तहसील का घेराव। भ्रष्ट लेखपाल को बर्खास्त करने की मांग के साथ अपनी मांगों को लेकर प्रधान संगठन ने किया खुर्जर तहसील का घेराव। प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष संजय प्रधान ने लेखपाल पर सबूत सहित गंभीर आरोप लगाए। कहा, लेखपाल करता है अपनी मनमानी, गांव की जमीन पर अपने रिश्तेदारों का कराया अवैध कब्जा। वहीं दूसरा मामला प्रधान संगठन के बैनर तले बताया गया कि गांव की एक महिला का पति 2017 में मृत्यु हो गई थी। जब उसकी पत्नी ने मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए दिया तो लेखपाल के द्वारा 2017 को ही मृत्यु को गलत बताकर उसके पति को कागजों में जिंदा बताया है और मृत्यु प्रमाण पत्र को रिजेक्ट कर दिया गया, जिसके बाद ग्रामीण वासियों सहित बुलंदशहर के सभी प्रधानों में अच्छा खासा गुस्सा देखने को मिला। प्रधानों ने आरोप लगाया कि लेखपाल मनमानी करके गांव में किसी भी व्यक्ति को जिंदा बता देता है तो कभी किसी व्यक्ति जिंदा होने के बाद भी उसको मृत घोषित कर देता है, जिसको प्रधान संगठन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग की है। माननीय को सस्पेंड करो, लेखपाल अशोक छेड़े, लेखपाल अशोक छेड़े, राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन, राष्ट्रीय पंचायत माननीय को सस्पेंड करो, लेखपाल अशोक छेड़े, लेखपाल अशोक छेड़े, राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन, राष्ट्रीय पंचायत। अपने क्षेत्र की पल पल की खबर पाने के लिए एशियन न्यूज चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 5 लोगों की दुखद मौत का पूरा मामला संभल जनपद के गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कादराबाद के निकट बदायूं गुन्नौर रोड का है, जहां तेज रफ्तार बोलेरो कार ने बाइक सवार 5 लोगों को कुचल डाला। जबरदस्त हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। एक साथ 5 लोगों की मौत से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने सभी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बताते चले कि एक बाइक पर 5 सवार बैठे थे। नियम विरुद्ध तरीके से बाइक पर बैठे 5 लोगों की मौत से उनके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सड़क हादसा गुन्नौर थाना क्षेत्र के कादराबाद गांव के समीप बदायूं गुन्नौर रोड का है। जानकारी के अनुसार मृतक शख्स अपने बेटे, पुत्रवधू और 2 बच्चों के साथ बाइक से अपने गांव जा रहा था। बाइक सवार शख्स ने बाइक पर 2 बकरी भी लाद रखी थी। बताया जा रहा है कि बाइक सवार शख्स जैसे ही कादराबाद गांव के समीप पहुंचा, अचानक सामने से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो कार ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर सवार एक शख्स और 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 को गंभीर तौर पर घायल हो गए। बाइक भी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। सड़क हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल दोनों लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। उनकी भी मौत हो गई। पुलिस ने 5 मृतक के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। आपका मेरा सौरभ सिंह है। कहाँ के ग्राम प्रधान है? कादराबाद। अच्छा, क्या मामला है यहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ है? एक्सीडेंट हुआ है किस किस में? मोटरसाइकिल में और बोलेरो में। अच्छा, क्या लोगों की मौत हुई है? 3 लोगों की मौत हुई है। अच्छा, बाइक सवार थे या पैदल जा रहे थे? बाइक में सवार थे। बाइक सवार। अच्छा, इसमें घायल कितने हैं? 3 लोग, 2 लोग घायल हैं। अच्छा, इसमें किसी मतलब जानवर की भी मौत हुई है? 2 एक बकरी की मौत हुई है। अच्छा, एक घायल है बकरी। एक घायल है। कादराबाद के गांव के पास की घटना है ये? हाँ, कादराबाद के बाईपास। बोलेरो में और बाइक में हुआ था ना? बोलेरो बाइक में हुआ है। गुन्नौर थाने के अंतर्गत कादराबाद मोड़ पर बदायूं मोड़ एक 12:15 बजे मोटरसाइकिल और बोलेरो की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्ति और 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। बोलेरो को कब्जे में ले लिया गया है और थाने पर अभियोग पंजीकृत करके पंचायत लाने की कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ के थाना जर्रा इलाके के सुनहापर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। मां और बच्चे का रिश्ता कलंकित होता नजर आया है। खेत में थैले में लिपटा नवजात शिशु मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हुई। तभी एक ग्रामीण दंपत्ति ने उस बच्चे को उठाकर सीने से लगा लिया, उसे नहलाकर अपनी गोद दे डाली। वहीं इससे ग्रामीण दंपत्ति की इलाके में चर्चा होने लगी।
और लोग उसकी सराहना करने लगे। तभी सूचना पर इलाके में पहुंची पुलिस व चाइल्ड लाइन की टीम मौके पर पहुंची। चाइल्ड लाइन की टीम ने नवजात शिशु को अपने कब्जे में ले लिया। यह देख ग्रामीण दंपत्ति की आंखों से आंसू बहने लगे और ग्रामीण दंपत्ति नवजात शिशु को लेने की जिद पर अड़े रहे, क्योंकि ग्रामीण दंपत्ति बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। हालांकि चाइल्ड लाइन की टीम नवजात शिशु को अपने साथ ले गई। नेमवती ने बताया कि खेत पर गोबर डालने गई तो लौटते समय बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। खेत में जाकर देखा तो एक नवजात शिशु थैले में लिपटा हुआ पड़ा था, जिसके शरीर पर प्रसव के भी निशान थे। तभी ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। एक ग्रामीण दंपत्ति ने उस बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और उसे नहलाकर दूध पिलाया और उसकी परवरिश का भी जिम्मा उठा लिया। इस कदर सब ग्रामीण उसको देखते रहे। इस कदम को देखकर ग्रामीण खुश हुए। तभी चाइल्ड लाइन की टीम ने बच्चे को अपने कब्जे में ले लिया और उसे अपने साथ लेकर चली गई। ग्रामीण दंपत्ति ने इच्छा जाहिर की है कि वह उस नवजात शिशु की परवरिश करना चाहते हैं, क्योंकि उनके कोई बच्चा नहीं है, नहीं वह किसी बच्चे को आगे जन्म दे सकते। चाइल्ड लाइन टीम को नवजात शिशु ग्रामीण दंपत्ति को देना चाहिए, जिससे वह उसकी परवरिश सही ढंग से कर सके। मेरा नेमवती है, सुनपेर में रहता है भैया। क्या हो गया था? क्या मैं गोबर लेके गई, वहाँ में लोगों छोरी रो रही। मैंने गोबर डाल के मैं बोली जामे कहा दिखो सो जा बला रो रही है। मैं गई सो देखा तो थैला में बंद पड़ी। मैंने थैला खोल के देखा तो वहाँ में लड़की उठा कर मैं बाहर ले आई अपने खेत पे को। मैंने बोरी पे लेटा ली। मैंने कही और राजा को मैंने खबर भेजी, मेरे राजा ले जाए और राजा पाल ले। भाई मेरे तो बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं तो ऊपर जाने वाली हूँ। राजा पाल ले, घर परिवार अच्छो है भैया। मैंने राजा को दे दी। ब्याह शादी करियो भैया, तुम अपने खूब अपने लेन देन करियो, चाहे कुछ करियो, अपने पालियो। मैंने राजा को दे दी। हाँ वो चाला लाने वाली ले गए। वो न कह के गए कि क्या कहते हैं हम तो ट्रीटमेंट करवाएंगे और वहाँ में मेडिकल में ले जाएंगे और तुम्हें बच्ची फिर मिल जाएगी। हम चाह रहे हैं कि हमें बच्चे मिल जाए और राजा पाल ले। हम तो अपनी आत्मा से कह रहे हैं कि राजा पाल ले छोड़िए। हम सुनपेर से आए विदुलपुर राजा बाबू। ये छर्रा मामला ये है कि हम लड़की को लेना चाहते हैं। जी हमारा अररिया की खेती मिली थी हमारी भाभी को। भाभी से मैंने ले लिया। मेरी भाभी कह रही थी ऐसा जैसे कोई नहीं पाल पाएगा, तू पाल लेगा। मैंने कहा ऐसा मेरे को बच्चे नहीं है, मैं पाल लूँगा। 1 साल शादी जो मैटर है, मतलब मैं रखना चाहता हूँ। मैंने खुशियाँ भी करी थी और बैंड बाजी बुलाई थी और पुलिस भी आई थी घर पे और वापस लेके गई थी कि गए 5-6 दिन बाद में लड़की मिल गई। हाँ अच्छा लगा। हम बच्चे भी कुछ अच्छा वापस आ गए। हाँ मैम हमारा नाम हेमलता है और मामला ये है कि मतलब अरहर के खेत में लड़की मिली नवजात। सो हमारा देवर लेने के लिए इच्छुक है, मतलब उसे पालन पोषण करने के लिए चाह रहा है कि हम पालन पोषण करेंगे। इसका मतलब बड़े भैया नाम होगा हमारा, अच्छा है, क्योंकि बच्चे भी नहीं हैं। 1 साल बाद शादी 1.5 साल हो गए, मतलब इनका चांस भी नहीं है कि बच्चे नहीं होंगे। हम ये कह रहे हैं चाइल्ड लाइन वालों से कि हमें बच्ची हमारी वापस कर दें। पालने के लिए तैयार है। हाँ 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 ले गए हैं। वो तो हमको शाम को ही ले गए थे। हमने बहुत कोशिश करी कि हमारी लक्ष्मी आई है हमारे घर पर, हमको वापस कर दें, पर उन्होंने कोशिश नहीं बिल्कुल की कि हम वापस करेंगे या नहीं। हम तो यही मांग कर रहे हैं कि हमारी लक्ष्मी हमारे घर पर आ जाए। हाँ पालने के लिए तैयार। सुप्रीम कोर्ट में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की जमानत मंजूर हो जाने के बाद भी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। उनके राजनीतिक विरोधी और भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता आकाश सक्सेना उर्फ हनी, जो कि आजम खान पर दर्ज किए गए अधिकतर मुकदमों के वादी हैं, उन्होंने एक बार फिर से अदालत में आजम खान के खिलाफ नए सिरे से कार्रवाई करने में जुट गए हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में भले ही सुप्रीम कोर्ट से आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान
की जमानत मंजूर हो गई है, लेकिन भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने एक बार फिर रामपुर के MP MLA कोर्ट में इस मामले को लेकर एक नया प्रार्थना पत्र दाखिल करके आजम खान, उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को 2 अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में आपराधिक षड्यंत्र का भी आरोपी बनाए जाने की दरखास्त लगाई। उनके इस प्रार्थना पत्र पर रामपुर पुलिस ने भी अतिरिक्त आरोप पत्र अदालत में दे दिए हैं। अब इस मामले में कल फिर अदालत में बहस होगी और अगर अदालत इस चार्जशीट को एक्सेप्ट कर लेती है तो आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान पर धारा 120B के तहत भी इस मामले में मुकदमा चलेगा और एक बार फिर तीनों आरोपियों को जमानत के लिए अदालतों के लिए चक्कर काटने पड़ेंगे। मुख्य शिकायतकर्ता और भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने कोर्ट से बाहर निकलकर मीडिया से बात करते हुए कहा, 2 जन्म प्रमाण पत्र वाला जो मामला है, इसमें हमने कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई थी। 6-7 दिन पहले हमने उसमें यह मांग की थी अब्दुल्ला आजम खान और तंजीम फातिमा पर, क्योंकि इन्होंने षड्यंत्र के थ्रू यह काम किया है, इन पर 120B लगानी चाहिए। उसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट को आज दाखिल किया गया है, जिसकी डेट के लिए परसों सुनवाई की जाएगी, क्योंकि हर काम आजम खान के नगर विकास मंत्री रहते हुए हुआ था, इसलिए तीनों पर यह चार्ज बनता है। मैंने कोर्ट से निवेदन किया था और कोर्ट में एक एप्लीकेशन भी लगाई थी, जिसका संज्ञान लिया गया है। इसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी गई। इस मामले में कल सुबह बहस होनी है। कोर्ट में आप हाजिर हुए थे, क्या है पूरा मामला? ये 2 जन्म प्रमाण पत्र वाला जो मामला है, इसमें हमने कोर्ट में आज एक एप्लीकेशन लगाई थी, अभी 6-7 दिन पहले। उसमें हमने ये मांग की थी अब्दुल्ला आजम खान और तंजीम फातिमा पर, चूँकि इन्होंने षड्यंत्र के थ्रू ये सब काम किया है, इन पर 120B लगानी चाहिए। उसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट को आज दाखिल किया गया है और जिसकी डेट को उन्होंने परसों के लिए सुनवाई के लिए रखा है, क्योंकि चूँकि हर काम ये आजम के नगर विकास मंत्री रहते हुए ये काम हुआ था, इस वजह से इन पर तीनों पर ये चार्ज बनता है, ऐसा मेरा मानना है। मैंने कोर्ट से निवेदन किया था, उसमें मैंने प्रार्थना पत्र लगाया था, तो उसका संज्ञान लिया गया है और इसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी। अब अगली तारीख कब है? इसमें सुबह बहस होनी है, कल इस मामले। बुलंदशहर में प्रधान संगठन के बैनर तले सैकड़ों प्रधानों ने किया खुर्जर तहसील का घेराव। भ्रष्ट लेखपाल को बर्खास्त करने की मांग के साथ अपनी मांगों को लेकर प्रधान संगठन ने किया खुर्जर तहसील का घेराव। प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष संजय प्रधान ने लेखपाल पर सबूत सहित गंभीर आरोप लगाए। कहा, लेखपाल करता है अपनी मनमानी, गांव की जमीन पर अपने रिश्तेदारों का कराया अवैध कब्जा। वहीं दूसरा मामला प्रधान संगठन के बैनर तले बताया गया कि गांव की एक महिला का पति 2017 में मृत्यु हो गई थी। जब उसकी पत्नी ने मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए दिया तो लेखपाल के द्वारा 2017 को ही मृत्यु को गलत बताकर उसके पति को कागजों में जिंदा बताया है और मृत्यु प्रमाण पत्र को रिजेक्ट कर दिया गया, जिसके बाद ग्रामीण वासियों सहित बुलंदशहर के सभी प्रधानों में अच्छा खासा गुस्सा देखने को मिला। प्रधानों ने आरोप लगाया कि लेखपाल मनमानी करके गांव में किसी भी व्यक्ति को जिंदा बता देता है, तो कभी किसी व्यक्ति जिंदा होने के बाद भी उसको मृत घोषित कर देता है, जिसको प्रधान संगठन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग की है। माननीय को सस्पेंड करो, लेखपाल अशोक छेड़े, राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन, राष्ट्रीय पंचायत माननीय को सस्पेंड करो, लेखपाल अशोक छेड़े, राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन, बिजली विभाग के खिलाफ कॉलोनी वासियों ने खोला मोर्चा। आवासीय कॉलोनी में 11,000 की लाइन बिछाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मोदीनगर की हरमुखपुरी कॉलोनी में, जिसमें मोहल्ले वालों का आरोप है कि बिजली विभाग अपनी मनमानी कर रहा है, 11,000 की लाइन आवासीय कॉलोनियों के बीच में से बिछा रहा है। यदि मुंबई जैसी घटना दोबारा हो जाती है तो इसके जिम्मेदार क्या विद्युत विभाग हुआ? इसी बात को नाराज सैकड़ों कॉलोनी वासियों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने कहा कि बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता की कलर चाहिए, ये नहीं चलेगी। उन्होंने इस बात की शिकायत लिखित रूप में विद्युत मंत्री श्रीकांत शर्मा को भी दी।
भाजपा कार्यकर्ता जीत सिंह ने आरोप लगाया, मोदीनगर के विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता ने भाजपा कार्यकर्ताओं के सामने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को अपशब्द कहे और अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जो अस्वीकार्य है। जीत सिंह ने इस बात की शिकायत विद्युत मंत्री श्रीकांत शर्मा से लिखित रूप में देने की बात कही और अधिशासी अभियंता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। नीरज कुमार। यहाँ पर आज दर्जनों भर से अधिक लोग इकट्ठे हुए, क्या कारण है? यहाँ अब जैसा आप देख रहे होंगे पीछे, इस कॉलोनी में 11,000 की लाइन डालने का काम आज से शुरू किया गया और हमें तो अभी पता लगा दोपहर के खंभे काटे गए और इस 11,000 की लाइन हम चाहते नहीं, यहाँ के लोग हम नहीं चाहते कि 11,000 क्यों क्या कारण है? इसका कारण ये है कि यहाँ मोदीनगर में भी 1-2 इंसिडेंट पहले हुआ, IGL की लाइन बिछी हुई थी, उसमें हुआ था, सागर कूलर में बहुत भयंकर दुर्घटना हुई। इसके अलावा बम्बई में भी हुआ है, बम्बई में 11,000 के अंडर लाइन थी वो, और जो कहते हैं फॉल्ट नहीं हुआ, इतना जबरदस्त फॉल्ट हुआ था कि 24 घंटे तक वहाँ अर्थापथी मच गई थी। क्या वहाँ पर भी अंडरग्राउंड थी? अंडरग्राउंड थी, 11,000 की लाइन थी। ये लोग ऐसा कहते हैं बिजली के अधिकारी, इसमें फॉल्ट नहीं होता। इसका फॉल्ट तो 2-2 दिन तक ठीक नहीं होता और ये इतना खतरनाक है। जैसे आप पोल देख रहे हैं पीछे, छोटे छोटे बच्चे हैं, गणेश पूजा होती है, यहाँ हमारे आने वाले जो लोग हैं वो बैठ जाते हैं पेड़ के नीचे, तो इसमें रोज़ कुछ ना कुछ यहाँ ये मृत्यु का द्वार बना दिया। हरमुखपुरी को एक गिफ्ट दिया सरकार ने कि एक ना एक आदमी रोज़ मरा रहेगा। तो हमारी निवेदन है प्रशासन से, बिजली के अधिकारियों से कि आप इसका दूसरा शॉर्टकट तरीका वहाँ से करें, लेकिन इस लाइन को यहाँ ना डालें। अच्छा, आपने कोई अपना सुझाव भी दिया कि यहाँ से ना करके किधर से लाया जाए? हाँ, एक बहुत अच्छा सुझाव है। इसके पास ही 11,000 का है, किसान सेवा केंद्र के बराबर से ही, केवल बहुत कम दूरी है, पर पता नहीं क्यों हठधर्मिता बिजली के लोगों की है कि हम यहीं से निकालेंगे, जबकि आबादी में NOC इतनी जल्दी से मिलती नहीं। मैं तो आश्चर्य ये बात का है कि NOC कैसे मिल गई 11,000 की लाइन का। उस रूट से वो जा सकता है बहुत आसानी से, हमें कोई आपत्ति नहीं, विकास के कार्यों में हम आपके साथ हैं, लेकिन ये दुर्घटना की जो स्थिति बनाई जा रही है ये बहुत गलत है। इस प्रशासन से मांग करते हैं कि ये जनहित का काम है और जनहित का काम होना चाहिए। इतने सारे लोग आप देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, कितने सारे हमारी महिलाएं हैं सम्मानित यहाँ खड़ी हुई हैं। तो हमारी मांग है कि इन पोलों को तत्काल हटाया जाए और अगर ये नहीं हटते हैं तो हम लोग मजबूर होंगे, सारे लोग कॉलोनी वासी इकट्ठा होकर के तहसील पर SDM साहब के यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और जिलाधिकारी महोदय को भी हम ज्ञापन के माध्यम से ये इस समस्या को बताएंगे। नाम है? मेरा नाम जीत सिंह है, मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष हूँ मोदीनगर से। क्या हुआ? आज यहाँ पर एक कार्रवाई चल रही थी बिजली विभाग के अधिकारियों की। कहाँ पर क्या कार्रवाई चल रही थी? पुरी के अंदर जो है ये जनता की शिकायत थी कि ये खंबे हटाए जाएं, यहाँ से आबादी के बीच में से ना लेकर जाएंगे। तो इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है बात करने के लिए अधिकारियों से आया हुआ था मैं भी, और जो है साथ में कार्यकर्ता भी थे और नामित सभासद भी थे। फिर क्या हुआ? हुआ ये कि जो है हमने मंत्री जी से बात की, श्रीकांत शर्मा जी से, और हमने कहा कि जो आप एक्शन साहब मंत्री जी से भी बात हो गई, चेयरमैन और जो है विधायक जी से भी बात हो गई है, लेकिन उन्होंने जो है इस पर गौर ना करते हुए कहा कि जो है मैं ना किसी मंत्री को जानता, ना मैं किसी चेयरमैन को जानता, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, और अपशब्द कहे और अभद्रता की गई। तो ये बात गलत है और हम इसके ऊपर कार्रवाई चाहते हैं कि मंत्री जी के खिलाफ अपशब्द कहे गए, सबके सामने कहे गए, कार्यकर्ताओं के सामने कहे गए, जनता के सामने। किसने कहे? एक्शन मोदीनगर ने कहे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि मंत्री जी से मुझे कोई बात नहीं करनी है, ऐसे मंत्री जो है मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं रखते हैं। ना मैं अशोक महेश्वरी जी को जानता हूँ, और ऐसे जो है लेटर शिकायतें आती रहती हैं। अब क्या शिकायत करेंगे कहीं? अब हम शिकायत करेंगे, इसे जो है मैं खुद लिखित रूप में जो है आगे शिकायत करूंगा, मंत्री जी तक पहुंचाऊंगा, और जो है सभी के यहाँ पर जो है जो लोग मौजूद थे उनके साइन भी करवाकर जो है आगे कार्रवाई करूंगा। मुरादाबाद जनपद की मुंडा पांडे थाना इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक डबल डेकर बस तेज रफ्तार के चलते अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई।
टक्कर इतनी भयंकर थी कि बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसमें बस में सवार 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा घायलों का इलाज कराया जा रहा है। वहीं बस में बैठे यात्री से जब बात की गई तो उसने जानकारी देते हुए बताया, बस में ड्राइवर कुछ नशा सा करा हुआ था, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। वहीं जिला अस्पताल में मौजूद इमरजेंसी मेडिकल ऑपरेशन में जानकारी देते हुए बताया, जिला अस्पताल में जो मरीज आए हैं उनको उपचार के लिए भर्ती करा लिया गया है। सबकी स्थिति सामान्य है, जिन सभी का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं एसपी सिटी अमित कुमार आनंद द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और साथ ही जिला अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा कराए जा रहे घायलों का इलाज लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर से अमित कुमार आनंद ने बात की। वहीं हादसे की वजह जानने के लिए मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। ये थाना मूड़ा पांडे क्षेत्र में हाईवे पे एक बस पलटने की सूचना प्राप्त हुई थी। ये डबल डेकर बस थी जो डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से हरियाणा में पानीपत में जा रही थी। इस बस में 90 से 100 लोगों की संख्या अभी तक बताई जा रही है। इसमें जो घायलों की संख्या है वो 19 है। इसमें सभी का उपचार चल रहा है, सभी की स्थिति सामान्य बताई गई है, कोई भी गंभीर हालत नहीं है। इसमें जांच की जा रही, जो भी बच्चे के सामने आएंगे उसको भी दिखाने। इसमें टोटल 19 घायल हैं, जिसमें से 12 घायल यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं और जो बाकी शेष है वो रामपुर जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इसमें घटनास्थल पे पुलिस भी और एम्बुलेंस और सभी डॉक्टर्स इसमें लगे हुए हैं। इसमें त्वरित कार्रवाई की जा रही है, सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इनमें ज़्यादातर जो लोग थे मजदूर थे और या फिर कोई काम करने के लिए पानीपत हरियाणा के लिए जा रहे थे। इसमें जो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया उसमें जो दिख रहा है, बस जो साइड रेल्स होती है उसको पार करके पलटती हुई गई है। तो इसमें जांच की जा रही है, जो भी और अन्य तथ्य आएंगे जो एक्सीडेंट से मरीज हैं उसमें अभी 14 मरीज हमारे चिकित्सालय में आ चुके हैं। 14 मरीजों को भर्ती कर लिया गया, उनका उपचार चल रहा है। उसमें से एक राम सेवक नाम का मरीज है जिसके पैर में फ्रैक्चर है। बाकी सभी मरीज बिल्कुल ठीक हैं और उनके ट्रीटमेंट बराबर चल रहा है। छोटी छोटी चोटें हैं जिनको ड्रेसिंग कर दिया गया है, पट्टी कर दी गई है, इंजेक्शन लगा दिए गए हैं। बाकी जिसको ज़रूरत है वो इंजेक्शन फ्लूइड सब बराबर चल रहा है। सारे मरीज सेटल्ड हैं, सभी के एक्सरे हो रहे हैं, उनकी कोविड एंटीजन टेस्ट हो जाएंगे और सभी का ट्रीटमेंट यहीं पर किया जाएगा। नहीं, अभी बहुत ज़्यादा कोई सीरियस नहीं, बस एक मरीज़ है जिसके पैर में फ्रैक्चर है, बाकी सब बिल्कुल ठीक हैं। अजय, ये मैं बरेली के पास फरीदपुर से बैठा था पानीपत के लिए, तो बस खाई में पलट गई। बस तो फिलहाल जो
मैं बरेली से फरीदपुर से बैठा था तो उधर से कोई और ड्राइवर लेके आया। ये जो ड्राइवर चेंज हुआ था केवल 7-8 किलोमीटर में ये एक्सीडेंट हो गया था। उससे पहले उन लोगों ने सुल्फा भी यूज किया था, क्योंकि मैं फर्स्ट सीट पे था, गेट के बिल्कुल बराबर वाली सीट पे, स्टाफ सीट पे ही था बैठा हुआ। जी बिल्कुल, ये 5-6 स्टाफ थे बस में, करीब 5-6 स्टाफ थे। उन लोगों ने वही सिगरेट में कुछ भर के, यानी सुल्फा या चरस जो भी हो, फिलहाल जानकारी नहीं है, वो चीज़ यूज की थी इन लोगों ने। बस में तो करीब थे 130 से 150, घायल तो करीब 60-70 लोग हुए। कुछ लोग रामपुर भेजे गए हैं। मैं तो प्राइवेट जॉब करता हूँ। मैं फरीदपुर से पानीपत जा रहा था, बरेली से पानीपत। जी। गाजियाबाद में बदमाशों के बुलंद हौसले की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। घटना गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के पोश राजेंद्र नगर इलाके की है, जहां बाइक सवार 2 बदमाश एक व्यस्त सड़क पर अपने परिवार के साथ जा रही महिला से स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं। घटना बीती 6 तारीख की है, जब साहिबाबाद थाना क्षेत्र के राधे श्याम पार्क इलाके में रहने वाले सेवानिवृत्त उप निदेशक डॉक्टर सुरेश चंद्र बंसल अपने परिवार के साथ इलाके के एक मंदिर में जलाभिषेक कर घर लौट रहे थे। उनके साथ ही उनके परिवार की बहू नेहा बंसल और परिवार के कुछ सदस्य मौजूद थे। तभी पीछे से आए एक बदमाश ने उनकी बहू नेहा के गले से चेन लूट ली और अपने साथी के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो गया। घटना की शिकायत साहिबाबाद थाने में दी गई। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान और तलाश में जुट गई है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद एक बदमाश मंदिर से घर लौट रहे परिवार के पीछे पैदल चलता नजर आ रहा है, जबकि उसका साथी पल्सर बाइक पर आगे जाकर परिवार के करीब वापस लौटता नजर आता है। जैसे ही बाइक सवार बदमाश पीड़ित के पास पहुंचता है, तभी परिवार के पीछे पैदल चल रहे बदमाश परिवार की महिला के गले से चैन लूटकर बाइक पर भागकर बैठ जाता है और तेजी आए दोनों बदमाश फरार हो जाते हैं। हालांकि गाजियाबाद में स्नेचरों की आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और पुलिस के हाथ अभी खाली है। तस्वीर आपके सामने है। झोला छाप डॉक्टर ने ले ली एक और महिला की जिंदगी। प्रसव के दौरान अधिक रक्त स्त्राव के कारण हुई महिला की मौत। आखिर झोला छाप कब तक लेते रहेंगे ऐसे लोगों की जान? स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से चल रहा है गोरख धंधा। अभी रहरराग मार्ग पर स्थित डॉक्टर द्वारा महिला की मौत का मामला व सैदन गली के ढक्का मोड़ पर स्थित आलिया नर्सिंग होम में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत का मामला शांत ही नहीं हुआ था कि आज फिर ढवारसी में स्थित मानसी हेल्थ केयर सेंटर पर झोला छाप ने ले ली एक और जिंदगी। मृतक महिला ढवारसी को रहने वाला है। मृतक महिला का नाम नरगिस पत्नी बसीर है।
के दौरान महिला की मौत, खून की कमी और हालत गंभीर, बता झोला छाप के लिए 1,70,000। कासगंज में एक महिला की मौत हो गई। झोला छाप ने डिलीवरी के दौरान खून की कमी और हालत गंभीर बताकर परिजनों से 1,70,000 रुपए ले लिए। परिजनों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन लगाने से महिला की मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद अस्पताल का स्टाफ मौके से भाग गया। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी है। बेटे को जन्म देने के बाद गई जान, परिजनों ने हंगामा किया। पटियाला क्षेत्र के नवाबगंज नगरिया गांव के रहने वाले शानू ने पत्नी शबाना को रविवार को गुंडजोई स्थित प्राइवेट सिटी हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। डिलीवरी के दौरान शबाना ने एक लड़के को जन्म दिया। इसके बाद शबाना की मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मृतका के पति शानू ने बताया कि अस्पताल के स्टाफ ने प्रसव के दौरान और खून की कमी और हालत गंभीर बताकर उनसे 1,70,000 रुपए ले लिए। बताया गया कि हालत इंजेक्शन लगाने की वजह से उसकी पत्नी की मौत हुई है। प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का हंगामा देख अस्पताल का स्टाफ मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं मृतका के पति ने गंज डुग्वारा पुलिस को तहरीर दी है। बता दें कि कासगंज में कई अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। जानकारी के बाद भी स्वच्छता विभाग इसकी अनदेखी कर रहा है। बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा अस्पताल गंज डुग्वारा सीएससी अधीक्षक डॉक्टर मुकेश कुमार ने बताया कि गंज डुग्वारा में चल रहे अस्पताल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अस्पताल का रजिस्ट्रेशन नहीं है। मृतका के परिवार वालों ने अस्पताल पर 1,70,000 रुपये लेने का आरोप लगाया है। साथ ही आशा और ANSM पर कमीशन के चक्कर में सरकारी अस्पताल की जगह प्राइवेट अस्पताल में प्रसूता को भर्ती कराने का आरोप लगाया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। क्या नाम है आपका? शानू। जो आज सिटी अस्पताल में महिला की मौत हुई, वो कौन थी आपकी? हमारी पत्नी। क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला क्या है, यहाँ पर हमें सरकारी अस्पताल में लेके आए जी। सरकारी अस्पताल से सीता मैडम ले गई हमारी वहाँ सिटी हॉस्पिटल। वहाँ सरता मैडम मिली। वहाँ उन्होंने पैसा लिया हमसे। कितना पैसा लिया? 1,70,000 रुपया। 60,000 रुपया घोड़ा बेचा हमने और 1 लाख रुपये का भट्टे में बेच के आए घोड़ा। हम सब पैसा अपनी औरत के मारे घर रखा था हमारा, तो इसलिए घर भी नहीं बनवाया हमने। और समझ लो इन्होंने खून मंगवाया, खून भी कुछ ना आ पाया टाइम से। 4 घंटे की कह के 9 घंटे में खून आया इनका। फिर उन्होंने बोला कि नॉर्मल होगा बच्चा, फिर बोला कि ऑपरेशन से होगा। फिर उन्होंने ऑपरेशन करवाया। अब मरे हुए पे भी इन्होंने 4 इंजेक्शन लगाए, इसलिए कि ये इन्होंने सांस चल रही, ले जाओ जल्दी से। किसने लगाया इंजेक्शन? सरता मैडम ने। ये सरता मैडम कौन है? ये सर हमें तो मालूम नहीं थी, ये बता रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी करती हैं और ये प्राइवेट में भी करती थी। पूरी रात वहीं पर थी। तो क्या कार्रवाई हो रही है, क्या जा रहा है? हम तो ये चाह रहे हैं न्याय मिले हमारे लिए। डॉक्टर साहब, आज भिंडरवाला में सिटी हॉस्पिटल में प्राइवेट में महिला की मौत हुई, क्या है पूरा मामला? ये एक शबाना वाइफ ऑफ शानू, ये नवाबगंज नगरिया क्षेत्र का मामला है, जहाँ से ये डिलीवरी के लिए लाए होंगे। और ये सिटी हॉस्पिटल जो है प्राइवेट हॉस्पिटल किसी ने खोला है कादरगंज रोड पर, जिसकी हमें जानकारी नहीं है। और आज ही आप लोग पत्रकार बंधुओं के माध्यम से भी पता चला, और ये स्वयं जो पीड़ित परिवार हैं उनके पति आए हुए हैं, जिनकी पत्नी ख़त्म हुई है, तो इन्होंने अभी प्रार्थना पत्र दिया है। उसमें ये बताया है इन्होंने कि आपके हमारी हॉस्पिटल से सुजावलपुर जो सब सेंटर है उस पर एक एनएम है सरिता, इस समय तैनात हैं। और उसी क्षेत्र की इनके जहाँ के रहने वाले हैं नवाबगंज नगरिया की एक आशा है सीता नाम की,
तो वो लेके आई थी कादरगंज जो सिटी हॉस्पिटल है उस पर। वहाँ इन्होंने एनएम सरिता से संपर्क किया और इनका ये कहना है कि हमारे दोनों लोगों ने इनके पत्नी को वहाँ एडमिट कराया और उसका इलाज चला। इलाज के दरमियान क्या क्या इनका कहना है कि 1,70,000 रुपया साहब हमसे लिया है और बदले में इलाज सही से नहीं किया। उनकी लापरवाही से, उनकी लालच से हमारी पत्नी ख़त्म हुई है। तो अभी हम इसकी जांच करेंगे और मौके पे भी हम जाके अभी देखते हैं कि किस टाइप का हॉस्पिटल खुला है, क्या क्या सुविधाएं थी और किसने ऑपरेट किया है। क्या इनका कहना है कि भाई ऑपरेट भी हुआ है पेशेंट। तो अभी पूरी जानकारी हमको नहीं है उस अस्पताल की, तो मैं देखने जा रहा हूँ अभी। और हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जो नोडल NRHM है, हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन था नहीं है सर के अनुसार उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। हमने अभी मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय से बात की थी, तो उनका कहना है कि अभी रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो आप जाके उसकी देख लीजिए और उसको कार्रवाई करवाइए। तो मैं अभी मौके पे जा रहा हूँ और उसको देखने के बाद उसको हम फिर बाकी कार्रवाई और करेंगे। नेशनल हाईवे 91 पर दबंगों की गुंडई, दलित छात्रों को पीटा। दर्जन भर दबंग छात्रों के गुट ने चलती कार का पीछा कर गाड़ी में की तोड़फोड़, मचाया उत्पात। घटना के दौरान डरे सहमे छात्रों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। परीक्षा देकर लौट रहे कार सवार दलित छात्रों से हाईवे पर हुई जमकर मारपीट। हाईवे पर चलती स्विफ्ट कार को जबरन रोककर की गई तोड़फोड़। मारपीट में घायल छात्रों ने भागकर बचाई जान। पीड़ितों ने दबंग छात्रों के खिलाफ दी तहरीर। FIR दर्ज। कोतवाली देहात क्षेत्र के दोस्तपुर फ्लाईओवर की घटना। हाँ भैया बताओ। निकल गए तुम? हाँ निकल गए। हाँ निकल गए। हाँ कॉलेज से बाहर आगे भी चले गए। हाँ बच जा। यही यार। हाँ खड़े तो थे लेकिन चले गए। फोन घर में लग गए तुम्हारा नंबर। चलाओ आराम से भैया 112 का कॉल कर रहे हो। जाने की बात कर रहे हो, यहाँ गाड़ फट रही है। तो उसने भैया आगे से रोकने की कोशिश करी और मारने आ रहा था। घबराओ 112 पे भी आगे चौकी पे लगा रोकना। आराम से चलाओ, आराम से कहीं सभी मत जाओ। अरे ना हो रहा कुछ यार, तुम तो रहे यार कुछ ना हो रहा, तुम घबरा करो हम आएंगे ना। भैया डरने की बात ना। अरे भैया घर को यार घर से घुमा के धमकी दे दी। हेलो अरे कुछ ना हो रहा, तुम घबरा करो। आराम चलो हाईवे पे। अरे आराम से कुछ ना हो रहा, हम कह रहे हैं कुछ ना होगा। अबे यार तुम कैसी बात कर रहे हो? हम आएंगे जब हम आएंगे, तुम घबरा कर रहे हो। कुछ ना हो कुछ भी। यहाँ पे वोट चौराहे पे पुलिस हो गई। हाँ कर दिया आराम से बाबू, कुछ ना हो रहा। अरे आराम से आइए, आराम से चल यार। अरे कुछ ना होगा, हम आएंगे। अरे नहीं हो गया, गाड़ी लेके बंगे आगे देख आराम से। अरे 112 पे देख सामने। अरे कुछ ना हो रहा, हम आएंगे। गाड़ी हम सही करवाएंगे और बताओ। अरे मत रोक मत लेना। अरे भैया अरे 112 पे फोन मिला। फोन ले 112 पे फोन दे। अरे भैया बता लो मुझे। अरे धीमी कर। अरे भैया चलते रहो यार। फोन दिया बस इसमें। अरे भैया 20 गाड़ी आ रही है मेरे भैया। अरे भैया
अब आगे मत निकलने दियो। अरे भैया अरे हम लगवा देंगे गाड़ी पूरी। अरे भैया कर दो एक बार अरे कर नमन। और सुनो भूट से अंदर घुस अरे पुलिस है वहाँ चलती भैया गाड़ी आ गई। 3-4 गाड़ी लगी पीछे। अरे भैया मैं कूदे जा रहा हूँ जल्दी गाड़ी चला रोक मत लियो रोक मत लियो पीछे ले जल्दी 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 ले जल्दी पीछे ले यार अबे ले जल्दी पीछे ले। देश के प्रधानमंत्री ने कुछ साल पहले जिन नोटों को लेकर नोटबंदी घोषित की थी और नोट बंद कर दिए गए थे, वहीं नोटों के साथ आज 3 आरोपियों को गाजियाबाद पुलिस ने पकड़ लिया है। करीब 4 लाख से ज्यादा की पुरानी करेंसी बरामद हुई है। आरोपियों ने 45 किलो गांजा भी बरामद किया गया है। मामला सिहानी गेट थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक गाड़ी को चेकिंग के दौरान रोका गया तो उसमें 3 लड़के मौजूद थे। गाड़ी में चेक किया गया तो पुराने नोट भरे हुए थे। जब इनकी गिनती की गई तो इसमें 500 और 1000 के नोट थे। 45 किलो गांजा भी गाड़ी में बरामद किया गया, जिसकी सप्लाई एनसीआर में करने के लिए आरोपी आए थे। पुलिस यह पता लगाने में जुटी हुई है कि पुरानी करेंसी को रखने का आरोपियों का क्या मकसद था। नॉर्मल रूटीन में जैसे चेकिंग होती है पुलिस की थाना सिहानी गेट द्वारा जो है थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्जों के साथ चेकिंग की जा रही थी, तो बसंत चौक के पास एक गाड़ी खड़ी हुई थी जिसमें 2-3 युवक बैठे हुए थे। उनसे नॉर्मल सिलसिले में ही पूछा गया, थोड़ा असहज दिखे तो उनसे जरा पूछताछ की गई, चेकिंग की गई तो उनकी गाड़ी से करीब 45 किलो के करीब का जो है गांजा और 4.5 लाख के करीब जो है 500 और 1000 की पुरानी करेंसी के नोट पुरानी करेंसी। पूछताछ में उन्होंने बताया कि काफ़ी दिनों से वो गिरफ्तार थे, उसको सील करने का प्रयास कर रहे थे, बस उन्हें सफलता नहीं मिली थी। और जहाँ उन्होंने लिया है क्या करना चाहे तो उसके बारे में और पूछताछ करते हैं और बातों को इन्वेस्टिगेशन को कार्रवाई करके संबंधित विभागों को भी सूचना नहीं। इसके पहले जो है अभी तक जो पूछताछ हुई अभी तक नहीं निकाल पाए हैं, लेकिन जो है अभी और भी चीज़ों जगहों से हम पता कर रहे हैं, अगर कुछ निकलता है तो उसको हम अपडेट कर रहे हैं। तुम कहाँ चलाते हो उसको? आपको चूरन है वो? कितने देर हमारे पास कितने रुपए थे? हो गया। क्या काम करते हो तुम? अभी हो गया। गाड़ी बेचते हो? ड्राइवर हो? वो सारी जगह मुझे प्रसूता की मौत के बाद सिटी हॉस्पिटल किया गया सील। कासगंज जनपद के गंज डुग्वारा में अवैध रूप से चल रहे सिटी हॉस्पिटल में सोमवार को इलाज के दौरान हुई प्रसूता की मौत के बाद कासगंज जनपद के स्वास्थ्य महकमे में अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार ने सिटी अस्पताल को सील कर दिया है और अस्पताल में मौजूद सभी दस्तावेजों को जब्त करके अपने कब्जे में लेकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। आपको बता दें, गंज डुग्वारा में अवैध रूप से बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे सिटी हॉस्पिटल में सोमवार को एक प्रसूता की इलाज में लापरवाही के चलते प्रसूता शबाना की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिवार वालों ने पुलिस और स्वास्थ्य महकमे से अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिसमें आज जांच के दौरान अस्पताल पूरी तरह से फर्जी पाया गया, जिस पर जाकर आज सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार ने एसडीएम पटियाली रविंद्र कुमार और गंज डुग्वारा के सीएचसी प्रभारी डॉक्टर मुकेश कुमार के साथ जाकर सिटी अस्पताल को सील कर दिया और अस्पताल में रखे सभी दस्तावेजों को जब्त कर लिया। वहीं सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि जो भी इस मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी और जनपद में किसी भी कीमत पर अवैध हॉस्पिटल नहीं चलने दिए जाएंगे। वहीं सिटी हॉस्पिटल में एक आशा और एक
एएनएम सरिता की संलिप्त होने के बाद सामने आई थी, जिस पर भी सीएमओ ने कहा जांच उनकी भी चल रही है, दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर गंजनवाड़ा कल एक सिटी हॉस्पिटल में महिला की मौत हो गई थी, क्या है मामला पूरा और क्या कार्रवाई हुई अब तक? गंज डंडवारा में कल सूचना प्राप्त हुई थी मुझे, एक महिला सवाना नाम की महिला वाइफ ऑफ सानू, उसकी मृत्यु कल हो गई थी वहाँ पे। तो उसकी कार्रवाई के लिए आज हम यहाँ पे जो सिटी हॉस्पिटल है वहाँ पे आए थे और आज जो है उस हॉस्पिटल को हमने सील कर दिया है और जिसमें कुछ बताया जा रहा है कि कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व है, हमारे कर्मचारी भी बताया जा रहा है, तो उनकी जांच की जा रही है। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन पर बड़ी सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। महिला के परिजनों का जो आरोप है बताया था उन्होंने कि एक एएनएम सरिता और एक आशा जो स्वास्थ्य विभाग की जो वहाँ महिला को ले गई थी, तो उन पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है? आगे क्या कार्रवाई? अभी जांच चल रही है उनके बारे में, वो जैसी उनकी सत्यता होगी उसी के अनुसार उन पर कार्रवाई की। हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन था? हाँ, अभी संज्ञान में आया है कि वो हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नहीं था, ये अभी संज्ञान में आया है, वो अवैध रूप से ही चला जाता है हॉस्पिटल। जनपद में कई ऐसे हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उन पर जिला प्रशासन की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ क्या कार्रवाई? उसमें कार्रवाई की जाएगी। जैसे अभी हॉस्पिटल की शिकायत आती है, अगर कोई ऐसे अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं इस तरह। नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सना चौधरी और एक बार फिर से ग्राउंड जीरो से मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूं। आपको बता दें कि इस वक्त हम डासना देहात के कल्लूगढ़ी गांव में मौजूद हैं, जहां पर रमेश चंद्र तोमर यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि जो ये कल्लूगढ़ी गांव है, यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं उन्होंने इनका स्वागत किया है। इसी के साथ आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की 2022 की तैयारी भी इनके लगातार जोरों शोरों से चल रही है। इसी मुद्दे पर आज हम इनसे बात करेंगे, इनसे बहुत सारे सवाल होंगे इसी मुद्दे के साथ। देखिए जरा हमारे साथ। जी, स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। तो रमेश जी, हमें ये बताएं जी, आज जो है ये कल्लूगढ़ी गांव है, इसमें आपका स्वागत है, तो आप सबसे पहले ये बताएं कि स्वागत जो है किस तरीके का रहा आपका? मैं कल्लूगढ़ी के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ। बड़ा गर्म जोशी से इन्होंने मेरा खैर मुकद्दम किया। बड़ा तो रमेश जी, हमें ये बताइए, जैसे कि हमने सुना है कि 2022 के जो चुनाव की तैयारी है वो भी लगातार आपके जोरों शोरों से चल रही है, तो 2022 की हम बात करें तो आप जो ये जनता जो है, जो कल्लूगढ़ी की जनता है, जो राज्य की जो जनता है, इससे आप क्या कहना चाहते हैं? किस तरह की आपकी तैयारियां चल रही हैं? किस तरह से आप चुनाव की तैयारी लेकर 2022 में कदम रखने वाले हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा, अब भी कहना चाहता हूं कि मैं 1991 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना था, तब से और उससे पहले जब मैं पार्टी का जिलाध्यक्ष था, लगातार गाँवों के शहरों का भ्रमण करता था, लोगों की समस्याएँ सुनता था और उन समस्या का निदान करता था। उस कड़ी में आज मैं कल्लूगढ़ी आया था। कल्लूगढ़ी के प्रधान जी गए थे, उन्होंने कहा साहब हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, अपनी समस्याएं बताना चाहते हैं। मैंने कहा स्वागत है, ये मेरी आदत है। तो रमेश जी, जैसे कि हमें जो है पता चला है कि 2017 में भी आपने जो है विधानसभा के चुनाव में कदम रखा था, बदहाली से 3600 वोटों से आप पीछे रह गए, तो क्या कारण रहा उसका ये बताइए। कारण ये रहा कि समय नहीं मिला। आज मैं कल्लूगढ़ी आया हूँ, चुनाव के समय में किसी गांव में नहीं पहुंच पाया। मेरे मन में नहीं थी उस समय मैं चुनाव लड़ूं, चुनाव की तैयारी नहीं कर रहा था। अच्छा। पार्टी ने टिकट डिक्लेयर कर दिया। पार्टी तो जैसे कि आपने कहा कि मेरे मन में नहीं था कि मैं चुनाव की तैयारी करूं, तो ऐसा इस बार क्या हुआ कि आपके मन में आ गया कि मैं चुनाव की तैयारी करूं, जनता के बीच जाऊं? ठीक है, मन में नहीं, जो नेता होता है चुनाव लड़ने की उसकी इच्छा रहती है, MP है तो MP लड़ने की इच्छा रहती है। और जब पार्टी ने एकदम मुझसे कहा तो मैं 4 बार MP रहा, तो मैंने कहा MLA कैसे क्या करूँगा। लेकिन अब जो मुझे वोट मिली, 86,000 के करीब वोट मिले, तो उस जनता ने तो मुझे MLA मान के ही वोट दिए और तो उस जनता की समस्याओं के निदान के लिए मुझे रहना चाहिए। मैदान छोड़ के भाग जाना तो नहीं चाहिए, तो मैं मैदान छोड़ के नहीं भागा हूँ। अब जिन लोगों को समय अभाव के कारण मैं नहीं आ पाया था उस समय, अब मैं उन लोगों में भी जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी पेट पहले से थी इन गाँवों में, लेकिन समय की कमी के कारण मैं नहीं जा पाया था। और लोग तो सब चाहते हैं जब चुनाव होता है कि जो प्रत्याशी हमारे बीच आना चाहिए हैं, तो मुझे किसी गांव में जाने में और लोगों को पहचानने में मेरी कोई परेशानी नहीं, इसलिए मैं लगातार अब आ रहा हूँ। कोई ऐसी समस्या ही नहीं आएगी। मान लीजिए पार्टी ने टिकट दिया, तो कोई समस्या नहीं आएगी। सब लोग अब पहले से हमारे से टच में हैं और जगह जगह हम फ़ोन करके व्यवस्थाएं करा सकते हैं।
इसलिए पहले मेरी कमी रही थी कि समय अभाव के कारण मैं किसी भी गांव में, मुसलमान गांव में नहीं जा पाया। 35-36 हज़ार वोट क्या होते हैं? जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़ता था 40-45 हज़ार वोट मुझे मुसलमान मिलते थे। क्यों मिलते थे? मैं उनके काम करता था। आपका स्वागत है, आप कल मेरे पास आए, मेरे घर मेरे ऑफिस पर आए गाजियाबाद, आप देखेंगे कि मुसलमान लोग काम कराने के लिए किस तरीके के आते हैं और किस तरीके से उनका काम होता है। कोई भी गरीब व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ अन्याय हो रहा होगा, उसकी हिमायत कौन करेगा? उसकी हिमायत रमेश चंद्र तोमर करेगा। ये है। और जिस तरह की सरकार ने काम किए उन कामों को बताने के लिए आया हूँ। काम हो जाते हैं, पता चलता नहीं काम हो रहे हैं, कौन कर रहा है। अब जैसे अभी 4 महीने के लिए मुफ्त राशन बट रहा है, हो सकता है कोई हमारी पार्टी का विरोधी राशन डीलर हो, वो मैं अपनी तरफ से बंटवा रहा हूँ। ये हमको कहना फ्री गैस कनेक्शन मिले, शौचालय बनवाए गए, ठीक है नहीं, और PM आवास के अंदर बहुत से काम कराए गए, ठीक है नहीं, ये कर रहे हैं इनका सब। भैया चुनाव हमारे गुरु जी अभी पहली बार तो लड़ नहीं रहे, और 4 बार जो सांसद बनता है वो वैसे नहीं बनता। एक बार पब्लिक को धोखा दे दोगे, दोबारा जनता ऑटोमेटिक वोट नहीं देगी, चाहे कितना भी सोने का बन के आदमी बीच में आवे, उसको वोट नहीं दे सकती। तो मेरा कहना ये है, बीजेपी कोई ऐसी गलत पार्टी नहीं है कि भाई गलत किसी के साथ कर रही है। मुझे यहाँ पूरी कल्लूगढ़ी में ये बता दो किसी के साथ बीजेपी ने कि ये गलत काम करा। अगर आप अपनी जगह सही हो तो बीजेपी नहीं, कोई सी भी पार्टी हो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर आप किसी भी गलत काम में आप जाएंगे तो कोई सी भी पार्टी आपको बचा नहीं पाएगी, चाहे उसमें बीजेपी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बसपा भी, कोई भी हो। तो सही तरीके से काम करें, और जो कोई खामोखा कोई किसी को परेशान करता तो गुरुजी हमारे आधी रात आपके बीच में, जैसे आप आधी रात जाओगे, आधी रात आपके बीच में खड़े मिलेंगे। आप बुलाओगे तो आपके बीच में खड़े मिलेंगे, आप अगर जाओगे तो आपके बीच में तुरंत फोन करेंगे आपको। देखो हिंदू भाई, बीजेपी सत्ता में है, ठीक है, और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आए दिन जो है साइकिल पर रैली निकालते हैं कि बीजेपी ने जो है महंगाई कर दी है, ठीक है, गैस के दाम महंगे हो गए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हो गए हैं। तो आप हमें ये बताएं, कांग्रेस जो पार्टी है ये बीजेपी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए ये तोहमतें लगा रही है, या फिर ये बताएं आप क्या है? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन पार्टियां हैं। क्या करें? साइकिल पे चलें तो, पैदल भागें तो, साइकिल पर चलेंगे तो साइकिल पंचर हो जाएगी, पैदल भागेंगे तो थोड़ी दूर भाग दौड़ के थक जाएंगे। जनता ने टोटली कांग्रेस को नकार दिया है। और मैं कहना चाहता हूँ कि 2022 में चुनाव होंगे, सपा बसपा भी कहीं दिखाई नहीं देगी। इनकी राजनीति स्वार्थ की राजनीति है, ये जनसेवक नहीं है, स्वयं सेवक है। स्वयं सेवक का मतलब समझिए कि अपना पेट भरने वाले हैं। इसलिए आप देखिए, मायावती के खिलाफ CBI, अखिलेश के खिलाफ CBI, गलत काम करोगे भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेगी। 7 साल से तो केंद्र में मोदी जी हैं, और लगभग 4.5 साल हो गए योगी जी को। किसी मंत्री पर कोई भ्रष्टाचार का चार्ज लगा है? यहाँ तो मुख्यमंत्री पर लगा है, परिवार पर लगा है, सब पर लगा हुआ है। तो ये नहीं है असली जनसेवक और जनता की सेवा करने वाले, गरीब के बीच रहने वाले, गरीब का काम करने वाले हैं हमारे दल के कार्यकर्ता हैं। इसलिए अब कांग्रेस क्या करे? अब अखिलेश भी साइकिल निकाल रहे हैं, इन्हें मालूम नहीं कि साइकिल पहले ही पंचर हो गई थी, अब कहीं पंचर हो जाएगी, किसी का कुछ नहीं रहेगा। जनता सब समझती है, जनता समझदार है। तो आपका ये कहना है कि बीजेपी को बदनाम करने के लिए सिर्फ इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इस मुद्दे को लेकर बीजेपी को नीचा दिखाने के लिए ये काम कर रहे हैं? नीचा तो क्या दिखाते हैं, मैंने कहा कि नहीं, जनता सब जानती है, लेकिन अपना टाइम पास कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, बुनियाद कुछ मिलने वाला तो कुछ है नहीं कांग्रेस को। तो जैसे कि देखिए, बीजेपी सत्ता में है, दूसरी तरफ किसान भी बॉर्डर पर पड़े हुए हैं, बॉर्डर पर किसान पड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन अभी तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो तीनों किसान बिल हैं वो किसान हित के बिल हैं। अच्छा। लेकिन अब जो बैठे हैं वो जिद करके बैठे हैं। तो ये बड़ा देश है, इस देश में सबका ख्याल रख के काम किया जाता है। किसानों का भी ख्याल रख के बिल लाए गए हैं।
चंद लोग कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो किसान जो है वहाँ पर काफी महीने उनको हो गए हैं, बॉर्डर पर पड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि ये जो 3 काले कानून, उनका कहना है कि काले कानून जो हमारे हित में, सरकार का कहना है कि तुम्हारे हित में पास किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि हमें इनसे कोई फायदा नहीं है, ये जो बिल है इनको वापस ले लिया जाए। तो आप ये नजरिया देखें कि किसान जो है देश के अन्नदाता है, अब अगर उनको कुछ चीज अच्छी नहीं लग रही है, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि इस चीज को वापस ले लें, तो आप ये बताएं कि उस रिक्वेस्ट को मान लिया जाए या ऐसे इग्नोर कर दिया जाए? देश में कितने प्रांत हैं और कितने प्रांत के किसान यहाँ बैठे हैं, आप ये क्यों नहीं सोचती? और कितनी संख्या में बैठे हैं, ये जिद करके बैठ गए भाई। इतने प्रांत, किसी और प्रांत में आंदोलन हो रहा है, आप बताइए मुझे। लेकिन इन्होंने जिद कर ली है। कौन सा काला कानून है? काला कानून होता तो पूरा देश इसका विरोध करता, कहीं भी विरोध नहीं हो रहा। बस यहीं लोकल, कुछ उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सा, कुछ पंजाब का कुछ हिस्सा, कुछ हरियाणा का हिस्सा, ये लोग कर रहे हैं। मोदी जी जब गरीब की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं तो किसान तो बहुत बड़ी संख्या में है और किसान देश का अन्नदाता है, किसान का ख्याल नहीं रखेंगे, वैसे ही कानून बना देंगे। ये बिल्कुल सोच समझकर किसान के हित के में लाए गए तीनों कानून हैं। इन तीनों कानून का समर्थन पूरी देश कर रहा है, इन किसानों को भी करना चाहिए। हित में ये तो बीजेपी को हम लोग वोट, मुसलमानों का ये उद्देश्य है कि हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं, बीजेपी को वोट दे देंगे, मोदी को वोट दे रहे हैं। ठीक है, बहुत मोदी ऐसे शख्स है कि वो कोई पार्टी का है, बीजेपी से है, मगर मुसलमानों में बहुत ज़्यादा हमदर्द है और देसी है। जो लोग मुसलमान जुड़े हुए आज तक मोदी के बीजेपी में रहते हुए कोई ऐसा काम नहीं है मोदी ने मना किया हो ना किया हो। कोई भी पहुंचे, आधी रात दरवाजे खुले और 24 घंटे कॉल करके पुलिस को, प्रशासन आपका ये कहना है कि ये जो 3 बिल जो पास किए गए हैं, ये किसानों की अभी तक समझ में नहीं आए, जो इसका विरोध कर रहे हैं, शायद जिद कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, समझ में सब आ गए, जिद कर रहे हैं, बैठे हैं जिद पे। अब कोई जिद पे बैठ जाए तो उसके लिए क्या किया जाए? क्या करेंगे? मान लो मैं ही जिद कर लूँ तो मुझे तो इसी घर में रहना है, कोई मुझे निकाल के बाहर फेंके, करे ये करे, फिर भी मैं आ जाऊँ, ऐसा नहीं। मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, आप ये समझ लीजिए देश के हित के अलावा कुछ नहीं कर सकते। देश का हित, जनता का हित सर्वप्रिय है, उनको सबसे ऊपर है, और वही किसान हित में। कहीं मध्य प्रदेश का किसान आंदोलन कर रहा है, कहीं राजस्थान का किसान आंदोलन कर रहा है, कहीं और दूसरे प्रदेशों के किसान आंदोलन कर रहा है, यही बैठे आंदोलन कर रहा है। आए दिन ये भी चर्चा में रहता है कि देखिए मोदी जी जो है सरकार चला रहे हैं, ये पूरी 7 साल इनको हो चुके हैं, लेकिन लोगों का ये भी विरोध है कि अभी तक कुछ ऐसा काम नहीं हुआ जो कि 7 साल में हो जाना चाहिए था। क्या काम नहीं हुआ? लोगों का कहना है कि स्कूल नहीं बने, कॉलेज नहीं बने, और ये जो रोड्स बनाए गए हैं, ये भी इनका कहना है कि ये अब से पहले की जो सरकार थी उसमें पास हो गए थे, लेकिन अब सिर्फ वो पास जो ऑर्डर हुआ था, अब उस पर सिर्फ काम हुआ है। लोगों का कहना है कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया। सरकार ने ये जो बन रहे हैं पास, तो बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, बनाए नहीं जा रहे। आज सबसे बड़ा काम मोदी जी ने किया, देश की सुरक्षा। देखते हैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जब था और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो जब मनमोहन सिंह जी शिकायत करते थे कि बॉर्डर पर आतंकवादी बढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो एक दिन उसने क्या कहा कि भारतवर्ष का प्रधानमंत्री औरतों की तरह शिकायत करता है। अब शिकायत कह दे ऐसा, देश सुरक्षित है, आतंकवाद का खात्मा हो रहा है, और ये कह दिया गया है कि नहीं, तो कोई बात नहीं है, कोई टॉक्स नहीं होगी जब तक आतंकवाद ख़त्म नहीं हो जाएगा। और प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं, क्या साख है इंडिया की विदेशों में। आज चाइना जैसा देश भारतवर्ष से डरता है, और जो चाइना पहले ये तो समझते थे कि चाइना ताकतवर है और भारतवर्ष कमज़ोर है, अब ऐसा नहीं है। ये सब काम किसने किया? देश सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं, और देश की सुरक्षा का काम किसने किया है? माननीय मोदी जी ने किया है। विदेश में देश का मान सम्मान किसने बढ़ाया है? माननीय मोदी जी ने बढ़ाया है। और जो विकास के काम हो रहे हैं, पास तो बहुत सी चीज़ें हो गई थी, विकास के काम हो रहे हैं, हमारे पीरियड में हो रहे हैं, हम करा रहे हैं, सब चीज़ों को करा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है। आप देखिए कि खिलाड़ी, कल आपने देखा होगा प्रोग्राम,
अशोका होटल में हुआ था प्रोग्राम, देखा था, सब खिलाड़ी तारीफ कर रहे थे कि कोरोना पीरियड में सरकार ने और शाही ने जो खिलाड़ियों की संस्था है हर चीज़ के लिए मदद की थी। तो अच्छा विरोधी कहेगा क्या, विरोधी जो कह देगा कि साहब मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर चुनाव किस आधार पर लड़ेगा, उसे तो गीत गाने ही है। कोई मुद्दा विरोधियों पर नहीं है, इसलिए कभी कहते हैं ये मोर्चा बनना है, कभी कहते हैं ये मोर्चा बनना है। मोर्चा बनाते बनाते 2022 आ जाएगी, बीजेपी दोबारा जीत के सत्ता में फिर आ जाएगी। बैठ जाओ भैया, भैया जरा पीछे वाले बैठ जाओ। हमारे बीच में हमारे विरोधी डॉक्टर रमेश चंद्र साहब आए हैं और हमारे पुराने ताल्लुक इनसे आज से नहीं, ये पीछे 4 बार एमपी रहे, जब भी हमारे ताल्लुक है, आज भी हमारे ताल्लुक है। जैसे लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी वाले काम नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आदमी को जान देते हैं, अपने आदमियों के तो हर टाइम खड़े रहते हैं। और आप कितना भी कैसा काम हो, ज्यादातर गरीबों के हमदर्द, कोई भी गरीब हो, अपना तुमसे कोई काम हो ना फोन करो, कौन ना आती रात और काम करते हैं। और इंशाल्लाह हमें आने वाले टाइम में भी उम्मीद है कि 100% जीतेंगे और हमारे काम भी करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कोई आप भाई सोचे कि भाई ये तो बीजेपी का मामला है, हमारे काम नहीं होंगे। काम हमारे आदमियों से ज्यादा करते हैं और ज्यादा होते हैं। वो तो नजरअंदाज भी करते हैं, हम जावे ये नजरअंदाज नहीं करते किसी को। सबसे बड़ी खास बात मोदी की है, सबसे आधी रात भी जाओगे तो तुरंत आपके काम होंगे। और भैया हमारी सबसे अपील है कि भाई आने वाले टाइम में गुरुजी को जिताएं और इंशाअल्लाह सबके काम होंगे, विकास भी होंगे, काम भी होंगे। सुरक्षा और ये खाने पीने की व्यवस्था, दंगा मुक्त प्रदेश, ये योगी जी ने किया है। तो ये सब चीज़ें जनता चिल्लाती नहीं है। योगी जी ने जो ये बात की थी कि 2 बच्चे हो, आपने भी सुना हो 2 बच्चे हो, तो आप ये बताएं कि आप कितना सहमत हैं इस चीज़ से? भाई 2 बच्चे हो, बिल्कुल ठीक है। 2 योगी जी ने अपने सरकारी कर्मचारियों पर लगाया है ये। अच्छा। आम आदमी पे तो नहीं लगाया उन्होंने, कहा आम आदमी के 2 बच्चे हो, ठीक है। सरकारी कर्मचारी पहले भी था, मैं प्रोफेसर था कॉलेज में, पहले भी सर्कुलर आया था, चाहे कांग्रेस सरकार थी या किसकी सरकार थी, कि 2 बच्चे होंगे तो 1 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलेगा। सभी सरकारी कर्मचारियों को जिसके 3 बच्चे हैं उसको 1 इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। अच्छा। तो ये सुख जो सरकारी सुविधाएं हैं उनमें कटौती की है उन्होंने। ये करने के लिए देखिए आपको भी पता चलना चाहिए कि देश में बहुत भारी संख्या में जनसंख्या है और जनसंख्या देश के विकास में बाधक है और इस पर कहीं ना कहीं तो कर्म करना चाहिए, ऐसे कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा। ऐसा सा तो इसलिए है। वैसे समझदार हो रहे हैं, हिंदुओं में समझदार हो रहे हैं, मुसलमानों में ऐसा नहीं है कि पुराने ज़माने वाली बात हो। पुराने ज़माने में ज़्यादा बच्चा यहाँ होते थे कि कोई इंटरटेनमेंट का साधन नहीं था। अब तो गाँवों में भी वो है, उसे क्या कहते हैं, टीवी है, गाँवों में भी वो डिस्क लगी हुई है, देख रहे हैं 24 घंटे। पहले क्या था, गरीब काम करके आया, इंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं था, तो इस तरह की बातें होती थी, बच्चे ज़्यादा पैदा होते थे। अब बच्चे हर समाज में कम हो रहे हैं, सब जानते हैं कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे बने, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, चाहे हिंदू। जैसे कि आप मेरे साथ देख रहे हैं कि मेरे साथ यहाँ पर रमेश जी मौजूद हैं और इनसे हम आज तक जो बीजेपी पे जो तोहमतें लगी हैं उन सभी के बारे में हमने इनसे बात की है और उन्हीं को अपने लफ्जों में इन्होंने बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को समझाया है। तो देखते रहिए एशियन न्यूज, मैं सना चौधरी। अपने क्षेत्र की पल पल की खबर पाने के लिए एशियन न्यूज चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।